हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये जो हम लोगों का क्लास नंबर है वो 14वां है। दिस इज द 14th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, और आज के टॉपिक जो हम लोगों का होगा वो है नागरिकता। ठीक है, आज जो हम लोग इंडियन पॉलिटी में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो टॉपिक है, चलो लिखो, कॉपी कलम निकालो और लिखना चालू करो। जो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है दोस्तों नागरिकता। नागरिकता क्या लिख लिया आप लोगों ने? गुड। नागरिकता, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज जो हम लोग क्लास में इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता से आप क्या समझते हैं? भारत में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है? भारत में संसद के द्वारा कब नागरिकता अधिनियम बनाया गया था? नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? इन सारी बातों को हम सभी लोग इस क्लास में पूर्णतः संपूर्ण अच्छी तरीके से ज्ञान को हासिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता ले सकते हैं आप? वंशानुक्रम होता है, पंजीकरण से होता है, देशीकरण से होता है, भूमि के अर्जन से होता है। इन सारी बातों को हम लोग डिटेल से इस क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, बस आप लोग से एक ही बात बोलूँगा हमेशा, जैसे कि बोलता रहता हूँ कि क्लास को ध्यान पूर्वक, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से तैयारी करो या आप कहीं भी तैयारी करते हो, ध्यान पूर्वक तैयारी को करो। यानी ध्यान पूर्वक आप क्लास में बने, फिर आप उसको अच्छी तरह से, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं उसको नोट्स बनाओ और बार बार उसे याद करो। देखिए, आप यहाँ से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो याद करने के अलावा यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। ठीक है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, याद तो करना पड़ेगा। और याद क्या करना पड़ेगा? उन सारी जानकारी को हम यहाँ से आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपका काम क्या है? याद करना और मेहनत करना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता, यानी इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिटीजनशिप। इंडियन पॉलिटी का यह क्लास है। ठीक है, तो नागरिकता से आप क्या समझते हैं? क्या आप कोई लोग बता सकते हैं कि नागरिकता यानी जो सिटीजनशिप है वो क्या है? अगर जानते हैं तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप नागरिकता से क्या समझते हैं। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, यह जो नागरिकता है ना, यह एक राज्य के द्वारा प्रदत्त कानूनी दर्जा है। यह एक कानूनी दर्जा है। ठीक है, कानूनी दर्जा है। तो मैं बताता हूँ कि क्या है यह नागरिकता। जो यह एक राज्य यानी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा प्रदत्त कानूनी दर्जा है। कानूनी दर्जा है। ठीक है, समझ में आया कि यह एक राज्य के द्वारा, किसके द्वारा? यानी सरकार के द्वारा। तब भारत में आप राज्य मत समझ लेना, यहाँ राज्य का कहने का मतलब है सरकार, यानी भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान। ठीक है, कानूनी दर्जा है। ठीक है, आप यहाँ पे कानूनी दर्जा से क्या समझते हैं? जो यहाँ पे लिखा हुआ है कानूनी दर्जा से आप क्या समझते हैं? तो कोई पूछेगा कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप क्या होता है, तो यह एक राज्य के द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान किया हुआ कानूनी दर्जा है। कानूनी दर्जा क्या होता है? तो कानूनी दर्जा जो होता है कि कानून द्वारा दी गई आधिकारिक पहचान या मान्यता, यानी कानून के द्वारा कोई आधिकारिक पहचान यानी ऑफिशियल कोई आपको दिया गया, कार्यालय के द्वारा कोई प्रस्तुत किया गया है, यानी कानून द्वारा दी गई आधिकारिक पहचान या मान्यता को ही कानूनी दर्जा कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, घबराना नहीं, जो भी मैं बोलूँगा ना वो लिख भी दूंगा। ठीक है, घबराना मत। तो कानूनी दर्जा का मतलब होता है कानून
कानून द्वारा दी गई आधिकारिक पहचान। ठीक है, आधिकारिक पहचान या मान्यता ही क्या होता है, वो होता है कानूनी दर्जा होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछेगा कि यह एक किसके द्वारा प्रदत्त है, तो कानूनी दर्जा है। ठीक है, यह क्या है, कानूनी दर्जा है जो राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलो आगे से एक क्वेश्चन यहाँ पे VVI क्वेश्चन बनता है कि संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, नागरिकता के बारे में कहाँ बताया गया है, तो यहाँ पे लिख लेना कि संविधान के भाग 2। ठीक है, चलो दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही लिखूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको 2 क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन गए कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो यहाँ पे भाग 2 में। कितने भाग 2 में, अभी वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 25 भाग है। ठीक है, वर्तमान में कितने भाग है, 25 भाग हैं। और किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। याद हो गया, नहीं याद हुआ मैं यहीं पे याद दिला देता हूँ। पूछेगा कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो वह भाग 2। और किस अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है, तो वह 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मेरे क्लास में आधा से ज़्यादा ना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान दोगे तो। आगे है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो है ना, भारत में लिखते चलना और समझते चलना। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यानी व्यवस्था है कि भारत में किस प्रकार का नागरिकता है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, 1 और 2 दोनों हैं। तो दोस्तों भारत में ना एकल नागरिकता है। क्वेश्चंस का सही जवाब जो आप दे दीजिएगा कि भारत का जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। तो भारत में किस प्रकार का नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। समझ में आ गया, एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ कि भारतीय नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नागरिकों को, लिख देता हूं कि भारतीय नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। एक ही नागरिकता प्राप्त है। वो कौन सा, तो भारतीय नागरिकता, यानी एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता यानी आप किसी देश में भी रह रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर आप किसी देश का अगर नागरिकता आप धारण कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगा। अगर भारत का है तो आपको भारत का ही नागरिक रहेगा। तो एक ही प्रकार का नागरिकता है, वह भारतीय नागरिकता यानी एकल नागरिकता। ठीक है, और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो वह जो लिया गया ना दोस्तों, वह इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का
का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए यहीं पे क्वेश्चन है और यहीं पे आंसर है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो नागरिक अधिकार है वो समान है। ठीक है, अलग नहीं है। अगर आप भारत का सिटीजनशिप है, भारत के नागरिक है, तो वह सभी नागरिकों को एक ही अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में समान यानी इक्वल नागरिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में समान यानी इक्वल सिटीजन्स राइट प्राप्त है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत में नागरिकता के बारे में कानून बनाने का संपूर्ण शक्ति यानी जो अधिकार है वो किसको है? क्या आपको पता है? तो पता है तो चलो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं देखता हूं कि आपका जवाब क्या है। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में कानून बनाने का संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो है दोस्तों संसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। ठीक है, किसे प्राप्त है? संसद को। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में संपूर्ण कानून बनाने का अधिकार यानी शक्ति किससे है? तो वो है दोस्तों संसद को। किससे है? भारत के संसद को। ठीक है, और संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह शक्ति दिया गया है? तो अगर यह पूछ ले कि किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान यानी भारत के संसद नागरिकता के बारे में कानून बना सकता है, तो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 के द्वारा यह संसद को यानी भारत के संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता के बारे में कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने का संपूर्ण शक्ति प्राप्त है यानी किसको है? तो संसद को। यानी नागरिकता के बारे में जो कानून बनाएगा वह संसद बनाएगा यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट बना सकता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर यह एक संसद का निर्माण है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के द्वारा? तो वह अनुच्छेद है 11। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 11। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार यानी भारतीय नागरिकों को वो कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि समझना कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार यानी जो भारत के नागरिक है उसको कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है, उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त विशेषाधिकार है दोस्तों वो है आपको राजनीतिक अधिकार। कौन सा है? राजनीतिक अधिकार। कौन सा है? राजनीतिक अधिकार। ठीक है,
भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार में एक है राजनीतिक अधिकार, फिर कौन सा अधिकार है तो है मौलिक अधिकार। कौन सा है? मौलिक अधिकार। इसको अच्छा से लिखता हूं दोस्तों, वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार, ठीक है। और जो तीसरा दोस्तों वो है आपका आर्थिक अधिकार। कौन सा है? आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त विशेषाधिकार है, तो है दोस्तों राजनीतिक अधिकार है, फिर है आपका मौलिक अधिकार है, फिर आपका आर्थिक अधिकार है, ठीक है। राजनीतिक अधिकार सब क्या समझते हैं? ठीक है, राजनीतिक अधिकार सब क्या समझते हैं? ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक अधिकार में जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार है उसमें है मत का अधिकार। क्या है? मतदान का अधिकार, ठीक है, मतदान का अधिकार। राजनीतिक अधिकार में मतदान का अधिकार, फिर है दोस्तों चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, चुनाव, ठीक है। तो जरा राजनीतिक अधिकार को हम लोग समझते हैं कि जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार में राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है और आर्थिक अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार में किस प्रकार का अधिकार है तो है दोस्तों मतदान का अधिकार, ठीक है। यानी जब आपके यहाँ इलेक्शन होता है, जब चुनाव होता है, चाहे लोकल बॉडीज का हो यानी आपका पंचायत में चुनाव हो, चाहे राज्य में विधानसभा यानी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो, चाहे देश में लोकसभा यानी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो, उसमें आपको मत करने का अधिकार है, यानी आपको वोट देने का अधिकार है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, इसे हम राजनीतिक अधिकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी उसी तरह चाहे आप लोकल बॉडीज पंचायत में इलेक्शन हो रहा हो या विधानसभा के इलेक्शन हो रहा हो, विधान परिषद का इलेक्शन हो रहा हो, लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा हो, इवन कि आपको राष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा हो, वहां पर भी आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। जैसे कि आप चुनाव लड़ते हैं, एमएलए के लिए लड़ते हैं, एमपी के लिए लड़ते हैं और एमएलसी। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इन सभी के लिए आपको अधिकार है। उसी तरह दोस्तों संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार, ठीक है, यानी भारत के नागरिक को राजनीतिक अधिकार के तहत संवैधानिक पद धारण करने का भी अधिकार है। संवैधानिक पद में क्या होते हैं? जैसे कि राष्ट्रपति आप किस जात से हैं, किस धर्म से है, ठीक है, यह कोई मायने नहीं रखता है, आप संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उप राष्ट्रपति हो गए, फिर न्यायाधीश हो गए। समझ में आ गया? तो संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार दिया गया है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्लास में बने रहना, क्लास को ना इंजॉयमेंट के तौर पे, ठीक है, मनोरंजन के तौर पे पढ़ो। मैं इस तरह से पढ़ा दूंगा ना कि आपको क्लास में ही ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है तो दोबारा इसको आप सुन सकते हो, फिर नोट्स बना लो और नोट्स को ना बार बार याद करो। मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि दुनिया का ना कोई भी व्यक्ति आपको सफल नहीं करा सकता है जब तक कि आप सफल होने के लिए ईमानदारी पूर्वक और लगातार यानी निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप भी जानते हैं भारत में संसद द्वारा 1955 में नागरिकता कानून बनाया गया, ठीक है। भारत में संसद द्वारा
55 में 1955 में 55 में नागरिकता कानून बनाया गया। ठीक है, नागरिकता कानून बनाया गया। समझो, अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चंस है कि भारत में नागरिकता के लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद, जो आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के नागरिकता के लिए कानून बना सकता है। तो भारत में संसद द्वारा नागरिकता कानून कब बनाया गया, तो दोस्तों वह बनाया गया था 1955 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 1955 में भारत में नागरिकता के लिए कानून बनाया गया था। तो दो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाया। अब पहली बार कब बनाया गया था, तो वो 1955 में बनाया गया था। समझ में आ गया, 1955 में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस अधिनियम के आधार पर नागरिकता के अर्जन यानी नागरिकता प्राप्ति व समाप्ति संबंधी नियम बनाए गए हैं। तो है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, समझना कि किस अधिनियम के आधार पर किस अधिनियम के आधार पर नागरिकता के अर्जन यानी प्राप्ति, नागरिकता की अर्जन यानी प्राप्ति व समाप्ति संबंधी नियम बनाए गए हैं। कौन सा अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, तो है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ कि किस अधिनियम के आधार पर नागरिकता के अर्जन यानी किस अधिनियम द्वारा भारत के नागरिकता को अर्जन और समाप्ति संबंधी नियम बनाए गए हैं। तो यह है दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, जिसमें 5 प्रकार से नागरिकता के अर्जन की व्यवस्था की गई है। तो हम नागरिकता कितने प्रकार से अर्जन कर सकते हैं, तो 5 तरीकों से भारत की नागरिकता आप अर्जन यानी प्राप्ति कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन से नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे कि 5 प्रकार से नागरिकता के अर्जन की व्यवस्था है। कितने प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से कितने प्रकार से या कितने प्रकारों से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो 5 तरीकों से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है दोस्तों जन्म से यानी बाय बर्थ भारत की नागरिकता मिल सकता है। इसमें भी कुछ संशोधन हुआ है, हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है वंशानुक्रम से। ठीक, वंशानुक्रम से यानी बाय डिसेंट बोलते हैं इसको, बाय डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर आप भारत की नागरिकता पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से यानी बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आप देशीकरण
पंजीकरण से, ठीक है, यानी बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और जो पांचवा है दोस्तों वो है भूमि के अर्जन से, भूमि के अर्जन से, यानी बाय एक्विजिशन, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। समझ में आ गया। तो भारत में 5 प्रकार से नागरिकता अर्जन किया जा सकता है। वो है दोस्तों जन्म से यानी बाय बर्थ, वंशानुक्रम से यानी बाय डिसेंट, पंजीकरण से यानी बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण से यानी बाय नेचुरलाइजेशन और भूमि के अर्जन से यानी बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। समझ में आ गया। और नागरिकता की समाप्ति जो है दोस्तों वह 3 तरीकों से होता है, समाप्त हो सकता है। भारत की नागरिकता 3 तरीकों से हो सकता है। वह पहला स्वैच्छिक त्याग से, फिर समाप्ति के द्वारा, फिर वंचित किए जाने पर, ठीक है, वंचित किए जाने पर। तो नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति 3 तरीकों से हो सकता है। एक है आपको स्वैच्छिक त्याग, यानी जब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से त्याग कर दे, स्वैच्छिक त्याग। फिर है समाप्ति द्वारा, समाप्ति द्वारा। और फिर है दोस्तों वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर, वंचित किए जाने पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे एक एक करके समझेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिल सकता है, हम वहां पे समझते हैं। जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता। क्लास में बने रहना और क्लास को फुल आनंद में पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2003 में क्या क्या व्याख्या किया गया है, मैं यहाँ पे आपको 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक के भी चर्चा करूँगा, ठीक है। बस यहाँ पे बने रहना कि जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। पूछा जाएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू कब हुआ, यह लागू कब हुआ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू कब हुआ, तो ये हुआ था 3 दिसंबर 2004 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 2004 को यह लागू हुआ था। इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें दोस्तों प्रावधान है कि बच्चे का जन्म भारत में हो, बच्चे का जन्म कहाँ हो, तो बच्चे का जन्म भारत में, तो उसे नागरिकता मिल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का जन्म भारत में हो, लेकिन शर्त क्या है कि माता व पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। शर्त क्या लागू होता है कि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकता है। लेकिन माता पिता जो है ना वह अवैध प्रवासी न हो, ठीक है। वह दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा अवैध प्रवासी
न हो। ठीक है, अवैध प्रवासी न हो। तो अवैध से आप क्या समझते हैं, पहले यहाँ पे ही समझ लो, फिर आगे समझेंगे कि जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए जो एक अधिनियम 2003 में बनाया गया, संशोधन होते होते जो नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो यह 3 दिसंबर 2004 को लागू हुआ था। इसमें क्या बात किया गया है कि बच्चे का जन्म भारत में हो तो आपको नागरिकता मिल सकता है, और बच्चे का माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी का मतलब क्या होता है, अवैध यानी इलीगल। ठीक है, जो कानून के खिलाफ हो, गैर कानूनी हो, और जो नियमों के अनुसार न हो, यानी ऐसा लोग जो गैर कानूनी तरीकों से बिना कानून के हिसाब से भारत में रह रहा हो, बिना कोई दस्तावेज से भारत में रह रहा हो, तो वह क्या कहलाएंगे, अवैध प्रवासी कहलाएंगे। प्रवासी का मतलब क्या होता है कि बाहर रहने वाला व्यक्ति। प्रवासी यानी सिटीजनशिप तो है नहीं, वह किसी दूसरे देश से आके और भारत में रह रहा है और उसके पास कोई कागज भी नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, इलीगल सिटीजन्स कहलाएंगे, अवैध प्रवासी कहलाएंगे। ठीक है, अवैध प्रवासी, अवैध का मतलब क्या होता है कि जो कानून के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो, गैर कानूनी हो, ठीक है, और जो नियमों के अनुसार न हो, जो नियमों के अनुसार न हो, जो नियमों के अनुसार न हो। समझ में आ गया? तो अवैध का मतलब समझ में आ गया। अब प्रवासी का मतलब है बाहर रहने वाला व्यक्ति, बाहर रहने वाला व्यक्ति, बाहर रहने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, ये तो 2003 की बात है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक क्या कंडीशन था कि बच्चे का जन्म भारत होने पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हो जाती थी। इसमें कोई ज़रूरत नहीं था कि उसकी मम्मी कहाँ से है, उसकी पापा जी कहाँ से है, बच्चा को जन्म भारत में हुआ, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, तो ये जो था दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक की बात बताता हूँ। ठीक है, कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक क्या होता था कि बच्चे का जन्म भारत में होने पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हो जाती थी। ठीक है, कि क्या होता था कि बच्चे का जन्म भारत में होने पर भारतीय नागरिकता की प्राप्ति, यानी बच्चा का जन्म भारत में हुआ तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन यह कंडीशन कब से कब तक था, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या हुआ, अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1987, ठीक है, 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ठीक है, तो इसमें क्या था कि 1 जुलाई 1987 के बाद बच्चे का जन्म भारत में हो, लेकिन शर्त क्या था कि बच्चे का माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, बच्चे का माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, और यह भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में पहला प्रमुख संशोधन है। तो यह पूछ लिया जाएगा कि भारत का नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, तो हुआ था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में हुआ था। तो इसमें क्या चर्चा किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या चर्चा किया गया कि बोला गया है कि 1 जुलाई
1987 यानी 1987 के बाद बच्चे का जन्म भारत में। समझ में आ गया। और दूसरा जो कंडीशन शर्त क्या है कि बच्चे का माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। समझ में आ गया, भारत का नागरिक हो। और यही चीज 2003 में क्या हुआ कि उसके माता पिता में से कोई अवैध प्रवासी न हो। तो अभी भारत में नागरिकता जन्म के आधार पर कैसे मिलेगा? अभी करेंट में तो जन्म से मिलेगा, और माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कि उसके माता पिता अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। पहला संशोधन कब किया गया था? तो जो पहला संशोधन किया गया था दोस्तों वह 1986 में किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में किया गया था। ठीक है, नोट करके लिख लेना कि यह भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला यहीं पे लिख देता हूं, पहला प्रमुख संशोधन था। तो पहला संशोधन कब किया गया था? आपको 1986 में किया गया था। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि वंशानुक्रम यानी वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, तो बाय बर्थ आपने समझ गया। अब पढ़ेंगे वंशानुक्रम के बाद। ठीक है, वंशानुक्रम ठीक है, वंशानुक्रम से समझते हैं। ठीक है, कि वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिले। वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, ठीक है, समझना कि अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी, लेकिन शर्त है। समझ में आ गया कि अगर बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। यानी भारत का कोई व्यक्ति बाहर रह रहा हो, किसी दूसरे देश में रह रहा हो, अगर उनको बच्चा हुआ तो उस बच्चे को भी भारत का नागरिकता मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। शर्त की बात किया जाए तो शर्त क्या है कि माता पिता में से कोई एक कोई एक भारत का नागरिक हो। तो पहला शर्त है। उसके बाद क्या कहता है कि यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार बच्चे का जन्म 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है। यानी बच्चा को जो जन्म हुआ ना, 1 साल के अंदर उसे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, तभी ही उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगा। यह जो बात किया गया है वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार
बच्चे के जन्म का बच्चा का जन्म 1 वर्ष के भीतर एक वर्ष के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है। यानी जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वह 1 साल के अंदर कराना पड़ेगा। जबकि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक क्या था कि 1 साल के जगह क्या होना चाहिए था, 2 साल भी चलेगा। और वंश के आधार पर नागरिकता शर्त पिता माता नागरिक हो, पिता भारत का नागरिक हो। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में क्या था कि वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा, लेकिन शर्त क्या था, जो पिता होना चाहिए ना वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में भी फिर से हम लोग सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।